हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब बीएमई में चैप्टर नंबर 10 की स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है पट्टों, रस्सों तथा पुलियों और चेन स्प्रॉकेट द्वारा गति संचारण। ठीक है। और दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 2 का दूसरा लेक्चर है और इससे पहले जो है इसका फर्स्ट लेक्चर हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि उसे ना देखे हो तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट लेक्चर है उसमें जो है दोस्तों चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड जितने भी डिफिनेशन वाले पार्ट हैं उन्हें हम अच्छे से कवर करा दिए हैं, जिसमें हम सब पट्टों, रस्सों तथा पुलियों और चेन स्प्रॉकेट से संबंधित सभी चीजों को अच्छे समझे थे। ठीक है ना। और दोस्तों, जितने भी मतलब चैप्टर नंबर 10 में ट्रांसमिशन ऑफ मोशन से संबंधित जितने वाले पार्ट थे, ठीक है ना, उन्हें हम लोग अच्छे से उसमें स्टडी कर चुके हैं। ठीक, इसीलिए यदि उसे ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए। और दोस्तों, इस लेक्चर नंबर 2 में जो है हम सब न्यूमेरिकल वाला पार्ट कवर करेंगे, जो कि यही एक टॉपिक बचा है इसमें, न्यूमेरिकल वाला पार्ट। और सारे टॉपिक हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस लेक्चर में जो है हम सब क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं उन सभी न्यूमेरिकल को देखेंगे। बट दोस्तों, ये जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें वैसे ज़्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं है, बट जितना भी है वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसीलिए आप लोग बेहद ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है ना। और टोटल जितने भी न्यूमेरिकल है टोटल आपके दिमाग में एकदम सेटअप कर देंगे। ठीक है ना, इस लेक्चर में। इसलिए बेहतर से देखिएगा। ठीक है ना, पूरा ध्यान एकत्र करके। ओके। तो दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले फार्मूले का समरी देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इसका सारांश कि मतलब इस चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 10 में जितने फार्मूले प्रयोग होने वाले हैं न्यूमेरिकल में, उन सारे न्यूमेरिकल को पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें न्यूमेरिकल लगाने में और भी आसानी हो जाए। और इससे जो है दोस्तों, जितने भी यहाँ पर फार्मूले लिखे गए हैं इसे आप लोग अपने नोटबुक में भी जरूर उतार लीजिएगा, जिससे आपको इसे दोहराने में कोई भी परेशानी ना हो और बहुत ही आसानी होगा यदि एक जगह आप सब सभी फार्मूले लिखे रहेंगे। ठीक है ना। जिसको एक बार देखेंगे तो सारे फार्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी समरी देख लेते हैं फार्मूले की, उसके बाद जो है हम सब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं लगाना। ओके। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए फार्मूला देखते हैं। सबसे नंबर 1 फार्मूला हमारा ये रहेगा कि पट्टे की मोटाई नगण्य मानते हुए, ठीक है ना, मतलब जब पट्टे की मोटाई नगण्य दिया हो क्वेश्चन में तो उसके लिए वेगानुपात क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, वेगानुपात को इंग्लिश में वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में VR लिखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इसके बराबर होता है N2/N1। ठीक है ना। N क्या है, ये दोस्तों RPM होता है। ठीक है ना, चक्रण प्रति मिनट जो होता है। ठीक है ना, ये RPM दर्शाता है जो N होता है। ठीक। तो देखिए N2/N1, और जो N2 होता है ये मतलब 2 का मतलब ये है कि जो चलित होता है उसका RPM होता है। ठीक है। और N1 का मतलब ये होता है चालक। ठीक है ना, क्योंकि पहला भाग चालक होता है, दूसरा चलित होता है, और चालक के द्वारा ही चलित को चलाया जाता है। ठीक है ना। तो बोलिए, इतना समझ पाए। देखिए, तब होगा क्या वेगानुपात इसका, जब पट्टे की मोटाई नगण्य मानेंगे तो होगा N2/N1 = D1/D2। ठीक है। इसमें D क्या है, D है व्यास है। ठीक है ना। चालक का क्या है, ये देखिए 1 है ना, 1 का मतलब चालक है, 2 का मतलब चलित है। ठीक है। तो 1 का मतलब चालक पर पुली का व्यास है। ठीक है, D1। और D2 क्या है, चलित पर पुली का व्यास है। ओके। बोलिए, इतना समझ पाए। तो वही चीज दिया है, चालक पुली पर व्यास बटे चलित पुली पर व्यास होता है। ठीक है ना। वेगानुपात बराबर N2/N1 = D1/D2। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है ना। ये फिलहाल D1 के बारे में लिखा गया है कि चालक पुली पर व्यास, और D2 बराबर चलित पुली पर व्यास। ठीक है ना। बट आप इतना ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होगा, जब पट्टे की मोटाई नगण्य मानेंगे तो होगा N2/N1 = D1/D2। बोलिए, इतना समझ पाए। अब देखिए ध्यान से, दूसरा होता है कंपाउंड पट्टा। ठीक है, कंपाउंड पट्टा चालन का वेगानुपात। ठीक है ना, क्या होता है कंपाउंड पट्टा चालन का वेगानुपात, देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो होता है वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है चालक पुलियों की व्यासों का गुणा। क्या होता है, चालक पुलियों का व्यासों का गुणा होता है बटे चलित पुलियों की व्यासों का गुणा होता है। ठीक है ना। बोलिए, इतना भी समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, तीसरा होता है पट्टे की मोटाई पर वेगानुपात का प्रभाव। ठीक है, कि मतलब पट्टे का जो पट्टे की जो मोटाई होती है उस पे वेगानुपात का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका जो फार्मूला निकलता है। ठीक है। तो उसे ध्यान से देखिए, वेलोसिटी रेशियो बराबर होगा N2/N1 = D1+T। T जो दोस्तों होता है ये जो होता है पट्टे की मोटाई होती है।
क्या होती है, पट्टे की मोटाई जो टी होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, थिकनेस होती है। इसलिए क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो हो रहा है N2/N1 इक्वल टू D1 प्लस टी अपान में D2 प्लस टी। ओके, इक्वल देखिए ये दिखाया गया, चालक पुली पर प्रभावी व्यास कहते हैं इसे, ठीक है ना, और बट्टे क्या होता है, चलित पुली पर प्रभावी व्यास होता है, ठीक है ना। ये चीज हिंदी में फिलहाल यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको इसे समझने में परेशानी ना हो, ठीक है ना। बट आपको इतना ही याद करना है कि पट्टे की मोटाई पर वेगानुपात का प्रभाव क्या होगा, तो N2/N1 इक्वल टू D1 प्लस टी अपान में D2 प्लस टी। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, चौथा है फिसलन पर वेगानुपात का प्रभाव, ठीक है ना। दोस्तों हमारे साथ पढ़ते चलिए ताकि आपको याद होता चले, ठीक है। देखिए क्या चौथा, फिसलन पर वेगानुपात का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है ना, मतलब स्लिप पर वेलोसिटी रेशियो का इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, वेलोसिटी रेशियो बराबर यहाँ पर ये होगा कि N2/N1 इक्वल टू D1/D2 क्वेश्चन में 1 माइनस, फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन में P1 प्लस P2 अपान में 100, ठीक है ना। ये देखिए जो P है ये परसेंटेज है, ठीक है ना, जिसको कहीं कहीं पर फिसलन पर वेगानुपात का प्रभाव वाला फार्मूला ये वाला प्रयोग होता है और कहीं कहीं पर ये वाला होता है, ठीक है ना। पर जैसा कंडीशन रहेगा उस हिसाब से हम आपको इन सभी तरह के मतलब न्यूमेरिकल हल करवाएंगे, जिससे आपको पता चले कहाँ पर ये वाला प्रयोग होगा और कहाँ पर ये वाला प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फिलहाल ध्यान दीजिए, वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या हुआ, N2/N1 इक्वल टू D1/D2 क्वेश्चन में 1 माइनस, दूसरे क्वेश्चन में P1 प्लस P2 अपान में 100। ओके, बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, अब दूसरा वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला ये होता है इसमें फिसलन पर वेगानुपात के प्रभाव में कि N2/N1 इक्वल टू D1/D2। और देखिए क्वेश्चन में 1 माइनस P/100 होता है, क्या होता है, P/100। बोलिए इतना समझ पाए। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो पांचवा फार्मूला है आपका, यदि किसी चालन में पट्टे की मोटाई T नगण्य ना हो तो, ठीक है ना। अब तक हम लोग पढ़े थे पट्टे की मोटाई नगण्य मानते हुए, ठीक है ना, तब पढ़े थे। अब देखिए, यदि किसी चालन में पट्टे की मोटाई नगण्य ना हो, मतलब वहां पर उसकी मोटाई दी हो, तब के लिए फार्मूला ये वाला प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब पट्टे की मोटाई नहीं दी हुई होगी तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और जब दिया होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। बोलिए इतना समझ पाए। तो देखिए ध्यान से, इस वाले फार्मूला में क्या होगा, देखिए वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है N2/N1 इक्वल टू D1 प्लस टी अपान में D2 प्लस टी, ठीक है ना। फिर दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस P/100। बोलिए इतना समझ पाए। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यदि किसी चालन में 4 पुलियां हैं, ठीक है ना, 4 पुलियां हो यदि किसी चालन में, तब के लिए अब जानते हैं आप लोग 4 पुलियां किसमें होंगे, वो सीधे होते हैं कंपाउंड पट्टा चालन में, ठीक है ना। कंपाउंड में जो मिश्रण होता है उसमें कई मतलब पुलियां हो सकती हैं, ठीक है ना, इसलिए। तो देखिए यदि किसी चालन में 4 पुलियां दी हुई हो, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है कि N4/N1, ठीक है, मतलब जितनी भी पुलियां रहेंगी उसका टोटल ऊपर लिखेंगे, टोटल कितनी है मतलब N4, मतलब 4 का निकल लेते हैं N4 है, अपान में सबसे कम वाली मतलब N1 लिखेंगे हमेशा, ठीक है ना। इसके इक्वल D1 गुणे D3, ठीक है ना, मतलब जो विषम वाले हैं वो ऊपर चले जाते हैं, मतलब D1 गुणे D3 अपान में D2 गुणे D4, सम वाले नीचे, ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस P/100। बोलिए इतना भी समझ पाए। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, वैसे लाइट चली गई बट आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, फिर भी उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, अभी आ जाएगी। तो देखिए ध्यान से, अब देखते हैं हम लोग 7वां फार्मूला जो है पट्टे की आवश्यक लंबाई। क्या दोस्तों, पट्टे की आवश्यक लंबाई, ठीक है ना। अब देखेंगे हम सब कि पट्टे की आवश्यक जो लंबाई होती है उसका वेलोसिटी रेशियो कैसे निकलता है। देखिए जब मान लीजिए खुला पट्टा चालन की बात होगी तब, ठीक है, किसकी बात, खुला पट्टा चालन की बात होगी, तब L बराबर होता है पाई बाहर क्वेश्चन में R1 प्लस R2, ठीक है ना, प्लस 2L प्लस क्वेश्चन में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपान में L होता है। बोलिए इतना भी समझ पाए। यहाँ R दोस्तों जो है वो त्रिज्या होती है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो इसमें 8वां फार्मूला है जो कि मतलब पट्टे की आवश्यक लंबाई से रिलेटेड है, ये भी मतलब क्रॉस पट्टा चालन, क्योंकि आप लोग जानते हैं पट्टा के कितने प्रकार होते हैं, एक खुला पट्टा चालन होता है, दूसरा क्रॉस पट्टा चालन होता है, जिसमें हम लोग खुला पट्टा चालन तो देख लें, अब देख लेते हैं क्रॉस पट्टा चालन, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इसमें अंतर थोड़ा सा है, देखिए इसमें भी लंबाई L बराबर होता है पाई बाहर क्वेश्चन में R1 प्लस R2 क्वेश्चन पर प्लस 2L प्लस दूसरे क्वेश्चन में R1 प्लस R2 होता है यहाँ पर, ठीक है ना, बट इसमें R1 माइनस R2 होता है, इसमें R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपान में L होता है। बोलिए इतना समझ पाए। आई होप दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला अच्छे समझ में आया होगा।
और जहाँ तक है इसे दोस्तों आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर उतार लीजिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी कठिनाई ना हो, ठीक है ना। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि रफ करें, और अब हम सब अपना न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए तो रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों इसे सबसे पहले आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्या ज्ञात करना है, इसे सबसे पहले जानेंगे हम सब, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है, यदि उसे हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और उसमें जितने भी चीजें गिवन होती हैं और क्या चीजें हमें फाइंड मतलब क्या चीजें हमें ज्ञात करनी होती है, उनको यदि अच्छे से हम लोग जान लेते हैं तो उस न्यूमेरिकल को लगाने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है, और जिसमें हमें थोड़ा सा भी मिस्टेक भी कहीं पर नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब जो है ध्यान से इसे पढ़िए, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए शाफ्ट ए एक बेल्ट द्वारा, ठीक है ना, बेल्ट मतलब होता है पट्टों, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश शब्द है जो बेल्ट लिखा गया है, देखिए ध्यान से। शाफ्ट ए एक बेल्ट द्वारा 700 आरपीएम पर घूमता है, ठीक, जबकि शाफ्ट जो बी है वो 250 आरपीएम पर घूमता है। यदि शाफ्ट बी की घिरनी का व्यास 40 सेंटीमीटर हो तो शाफ्ट ए की घिरनी का व्यास बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल के हिसाब से देखिए, शाफ्ट ए एक बेल्ट द्वारा 700 आरपीएम पर घूमता है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, शाफ्ट ए और शाफ्ट बी दिया हुआ है, ठीक है ना। इसे देखिए जैसे हम आपको डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं, फिलहाल आपको एग्जाम में कोई उतना इतना नहीं है कि आप इसे डायग्राम बनाइए, ठीक है ना, बट आपकी इच्छा है बना देते हैं तो और भी अच्छा है, बट कोई बात नहीं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसीलिए, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से शाफ्ट ए और क्या करें शाफ्ट बी, तो मान लीजिए शाफ्ट बी ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर शाफ्ट बना दीजिए ऐसे, देखिए शाफ्ट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर भी शाफ्ट बनाइए, ये हो गया शाफ्ट, बोलिए इतना समझ पाए। तो देखिए यही कह रहा है कि शाफ्ट ए एक बेल्ट द्वारा 700 आरपीएम पर घूमता है, ठीक है ना, क्या है ये N1, ठीक है ना। इसे पहले क्या करेंगे, ये चालक शाफ्ट है, ये क्या है चालक शाफ्ट हम लोग मानते हैं, ठीक है। और इसे जो क्या मानते हैं, ए वाले चालक शाफ्ट मानते हैं, ठीक है। अब बी वाले क्या मानते हैं, इसे चलित शाफ्ट मानते हैं, ठीक है। बोलिए इतना समझ पाए, चलित शाफ्ट। तो देखिए ध्यान से चालक शाफ्ट और चलित शाफ्ट, इसको ए वाला शाफ्ट है, ये बी वाला शाफ्ट है, क्योंकि ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ए वाले शाफ्ट को चालक शाफ्ट मान लिया, इसका जो एन का मान दिया है ये कितना दिया है, देखिए 700 आरपीएम है, और इसमें जो एन का मान है वो 250 आरपीएम है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए और कह रहा है यदि शाफ्ट बी की घिरनी का व्यास, घिरनी मतलब ये होता है कि ये पुली होता है ना, इस पुली को घिरनी कहते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, इस पुली को क्या कहते हैं, घिरनी कहते हैं, ठीक है। बोलिए इतना समझ पाए, इस पुली क्या कहेंगे, घिरनी कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए बी वाले कह रहा है, मतलब बी वाले को जो ये व्यास है इसका, मतलब ये वाला व्यास जो दिया है, ठीक है, यहाँ पर बना दे रहे हैं फिलहाल, देखिए ये जो व्यास है इसका मान दे रहा है आपको 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए वाले का व्यास हमें फाउंड करना है, फाइंड, ठीक है ना, क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब पता करना है कि ए वाले का व्यास कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वेगानुपात का फार्मूला यूज करेंगे, जिससे हम आपको सबसे पहले बताएं। देखिए यहाँ पर लिखिए सॉल्व, देखिए ध्यान से क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं देखिए वी नो मतलब हम जानते हैं कि वेगानुपात इक्वल टू होता है N2/N1, मतलब चलित शाफ्ट पर आरपीएम बट्टे चालक शाफ्ट का आरपीएम, ठीक है, इक्वल टू D1/D2, मतलब पुली का व्यास, मतलब चालक पुली का व्यास बट्टे चलित पुली का व्यास, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यही फार्मूला होता है, तो इस पे आप लोग जो है अब मान पुट करिए। तो सबसे पहले एक चीज और देखिए, ये तो आपका मान लीजिए फार्मूला हो गया, ठीक है ना, सूत्र जो है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि गिवन डाटा हो, ठीक है, कि क्या चीजें हमें दी हुई हैं, तो पहले उसे लिखते हैं हमेशा क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसे ही लिखते हैं क्या चीज दिया हुआ है, जिसे हम लोग सब कुछ यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं मिलाना पड़ता है, ठीक। तो देखिए यहाँ से गिवन डाटा में क्या दिया है, दिया 700 आरपीएम, क्या है शाफ्ट ए
पर एक बेल्ट द्वारा 700 आरपीएम पर घूमता है। ए पर कह रहा है ना शाफ्ट ए, मतलब N1 बराबर कितना दिया है 700 आरपीएम। बोले इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए शाफ्ट बी पर मतलब N2 बराबर क्या दिया है 250 आरपीएम। बोलिए इतना भी समझ पाए। और ध्यान दीजिए क्या दिया है, यदि घिरनी बी की, हाँ यदि शाफ्ट बी की घिरनी का व्यास किससे पता से करते हैं तो डी से, लेकिन बी क्या कर रहा है इसलिए D2 से, ठीक है ना। क्या कहेंगे D2 बराबर कितना दिया 40 सेंटीमीटर। और शाफ्ट ए मतलब शाफ्ट ए की घिरनी का व्यास मतलब D1 बराबर हमें ज्ञात करना है क्या होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब देखिए इसे मान इसमें पुट कर दीजिए। देखिए वेग अनुपात के फार्मूला पर, तो देखिए N2 का मान क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से चूंकि लिख दीजिए फार्मूला इसीलिए यहाँ से, ठीक है। देखिए N2 का मान क्या दिया है 250, तो 250 लिख दीजिए अपान में। और देखिए N1 का मान 700 दिया है तो 700 लिखिए इक्वल टू D1 का मान दोस्तों कितना दिया है नहीं दिया है तो D1 यहाँ पर लिख दीजिए, इसे हमें पुट करना है, ठीक है। D2 का मान 40 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर यहाँ पर पुट कर देंगे, ओके। अब ध्यान दीजिए इसको हल करिए। देखिए D1 बराबर तो यहाँ से क्या होगा D1 इक्वल टू, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जाकर मल्टीप्लाई करेगा, देखिए तिरछा से मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसमें ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा, अर्थात 250 गुणे 40 अपान में 700 मतलब 700, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अब देखिए इस जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, तो देखिए 25 चौके 100 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए शायद देखिए ना इसलिए, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या है D1 बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से D1 इक्वल टू, देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा अपान में 7 है तो 7 लिखिए, ठीक है। कितना हो गया। अब देखिए D1 बराबर क्या निकल जाएगा, इसे चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड अपॉन 7, ठीक है दोस्तों। देखिए आ रहा है 14.28, ठीक है। कितना है 14.28, ठीक है 14.285, ओके। इतना लिख देंगे वो भी किसमें सेंटीमीटर में, क्योंकि व्यास किस का मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर में ही लिया जाता है, क्योंकि देखिए बी वाले व्यास सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो ए वाले का भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक। बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए पूरा एकदम बेस से आपको बताए हैं और हर एक चीज़ वही डायग्राम के माध्यम से भी, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ पाएंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए इसे जो हम सब रफ करते हैं और अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। और उससे पहले दोस्तों इसे आप लोग चाहें तो इसके साथ ले सकते हैं, तो चलिए ले लिए। तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। तो दोस्तों इसे भी ध्यान से पढ़िए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले इसे समझिए, ठीक है। तो देखिए एक कार्यशाला में एक इंजन पट्टे द्वारा एक शाफ्ट को घुमाना है। इंजन पुली तथा शाफ्ट पुली का व्यास क्रमशः 500 mm और 250 mm है। इसी शाफ्ट पर 700 mm व्यास की एक अन्य पुली द्वारा मोटर शाफ्ट पर लगी 280 mm व्यास की पुली को घुमाया जाता है। यदि इंजन की गति 180 आरपीएम है तो मोटर शाफ्ट की गति ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। किसकी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मोटर शाफ्ट की गति को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए इंजन पुली तथा शाफ्ट पुली का व्यास तो दिया है, ठीक है, बट इसके साथ साथ देखिए एक और व्यास दिया है और इसके साथ मोटर शाफ्ट का भी व्यास दिया हुआ है, मतलब टोटल 4 व्यास दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब आप समझिए कि 4 व्यास जहाँ पर दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जब 4 व्यास हम आपको बताएं फार्मूले के हिसाब से कि जब भी 4 व्यास हमें पूछेगा किसी पुली का, तो वहां पर हम लोग किस फार्मूले का यूज करेंगे, तो कंपाउंड वेगानुपात का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों कंपाउंड को और क्या कहते हैं, संयुक्त पट्टा चालन वेगानुपात भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे कंपाउंड वाला वेगानुपात का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 व्यास दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। यदि 2 से अधिक व्यास दिए हुए हों तो वहाँ पर कंपाउंड फार्मूले का उपयोग कीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डाटा को। तो ध्यान दीजिए गिवन डाटा, देखिए दोस्तों गिवन डाटा चल नहीं रहा है, देखिए गिवन डाटा
तो चलिए दोस्तों इसमें सबसे पहले हम सब तो चलिए दोस्तों इसमें सबसे पहले हम सब लिखेंगे गिवन डाटा को, ठीक है ना, गिवन डाटा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए इसमें गिवन डाटा क्या दिया है, देखिए इंजन पुली तथा शाफ्ट पुली, ठीक है, क्या दिया है, इंजन पुली तथा शाफ्ट पुली के व्यास 500 mm और 700 mm है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जो इंजन पुली है इसका व्यास दिया ना, तो व्यास को डी से प्रदर्शित करता है, बट इंजन पुली पहले नंबर पे दिया है इसलिए इसे D1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, D1 इक्वल टू कितना दोस्तों, 500 mm। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए D2 कितना दिया है, D2 का मान मान लेते हैं कितना दिया है, 250 mm, 250 mm, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए तीसरा व्यास कितना दिया हुआ है, वो दिया है 700 mm, ठीक है ना। और चौथा व्यास जो कि मोटर शाफ्ट पर लगा हुआ है वो है 280 mm। कितना दोस्तों, 280 mm। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए यदि इंजन की गति का मात्रक क्या होता है, आरपीएम, इसका मतलब गति को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो एन से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यदि इंजन सबसे नंबर 1 पे दिया है, मतलब फर्स्ट पे, तो इसीलिए इसे N1 मानेंगे। इसका मान कितना दिया है, 180 आरपीएम। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दें तो मोटर शाफ्ट की गति ज्ञात करनी है, मोटर शाफ्ट कहाँ पर है, चौथे नंबर व्यास पे है, ठीक है ना। इसका मतलब N4 बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बोलिए इतना भी समझ पाए। तो दोस्तों चलिए, तो देखिए दोस्तों इतना हो गया मान, ठीक है ना। तो अब देखिए अब क्या लिखेंगे कि मतलब हम जानते हैं, ठीक है, कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि मतलब वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं कि इसमें जो है कौन सा फार्मूला यूज होगा, कंपाउंड वेलोसिटी रेशियो का, ठीक है ना। तो जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुक्त पट्टा चालन संयुक्त पट्टा चालन का वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना, वेगानुपात बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको हम फार्मूले में ही बताएं। तो ध्यान दीजिए मतलब यहाँ पर जितने भी व्यास होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो लास्ट वाला व्यास होता है उसका आरपीएम ऊपर लिखते हैं, मतलब लास्ट वाला क्या है, मतलब चौथा व्यास, इसका आरपीएम ऊपर लिखेंगे, जो सबसे अधिक वाला व्यास होगा उसका, ठीक है ना। बट्टे में नीचे लिखते हैं N1, मतलब पहले वाले को, ठीक है। इसके इक्वल टू लिखते हैं जो विषम वाले व्यास होते हैं उनका मल्टीप्लाई ऊपर, बट्टे सम वाले व्यास का मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है ना। तो देखिए विषम वाले क्या है, जैसे D1 हो गया, D3 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ फार्मूला ये होता है D1 गुणे D3 हो गया इतना, और नीचे कौन है, D2 D4, ये सम है, सम वाले को नीचे लिखिए D2 गुणे D4। बोलिए इतना समझ पाए। तो अब ध्यान दीजिए इस पर मान पुट कर देते हैं, इसीलिए N4 का मान देखिए दोस्तों क्या है, हमें ज्ञात करना है N4 बट्टे N1 का मान हमें पता है 180 आरपीएम है, इक्वल टू D1 का मान देखिए यहाँ से 500 mm मिल जाएगा आपको, गुणे D3 का मान दिया हुआ है 700 mm, अपान में D2 का मान 250 mm, गुणे D4 का मान 280 mm। बोलिए इतना समझ पाए। तो अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, देखिए N4 को ऐसे लिखिए, 180 को भी ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। देखिए 1020, 2 जीरो थे ना, 2 जीरो ऊपर हटा दीजिए, हट गया, ठीक है। अब देखिए 5 7 35, कितना वो 5 7 35 हो गया ना, और डबल जीरो है तो डबल जीरो उतार दीजिए, अपान में देखिए 25 और 28 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। किसका करेंगे, 25 और 28 का। तो ध्यान दीजिए कितना निकलेगा, 8 25 40, हाथ में 4 आया, 8 2 16, 16 10 26 36, हाथ में आया 3, 2 2 4 3 7, 700 निकल गया ना यहाँ से। तो ध्यान दीजिए दोस्तों नीचे आ जाएगा आपका 700। बोलिए इतना भी समझ पाए। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर N4 बराबर क्या निकलेगा, N4 अपान 180 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दोस्तों डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 7 5 35। बोलिए इतना समझ पाए। तो ध्यान दीजिए इसके बराबर 5 आ गया ना, तो 5 यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए आंसर को यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए N4 बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, N4 इक्वल टू 180 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हम सब, 18 5 90, 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दीजिए, ये आ गया इसका आंसर। बट दोस्तों मतलब जो गति होता है इसका मात्रक क्या होता है,
तो आरपीएम होता है, ठीक है ना। तो मात्रा में लिख दीजिएगा आरपीएम, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, दिस इज द आंसर दोस्तों। आई होप आप इसे अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए इसमें जितने भी चीज़ थे सबसे पहले इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है ना। तो इतना आप जान गए ना, जब 2 से अधिक व्यास पूछा दिया हो तो वहाँ पर क्या इसका प्रयोग करेंगे, संयुक्त या फिर कंपाउंड वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला, ठीक है ना। आई होप आप इतना अच्छे समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसे हम रफ करते हैं और जो है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बट उससे पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए लीजिए जल्दी, हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए कह रहा है कि किसी इंजन की शाफ्ट 200 आरपीएम पर घूमती है। क्या कह रहा है, किसी इंजन की शाफ्ट 200 आरपीएम पर घूमती है। पट्टे की सहायता से इस शाफ्ट द्वारा जनरेटर की शाफ्ट को 300 आरपीएम पर चलाया जाना है। यदि चालक शाफ्ट पर लगी पुली का व्यास 50 सेंटीमीटर हो तो जनरेटर की शाफ्ट पर लगी पुली का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि यदि चालक शाफ्ट पर लगी पुली का व्यास 50 सेंटीमीटर हो तो जनरेटर की शाफ्ट पर लगी पुली का व्यास कीजिए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, जबकि पट्टे की मोटाई इतनी दी हुई है और स्लिप 4% हो तो जनरेटर पुली का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका भी व्यास क्या होगा ये भी पूछा है, ठीक है ना। 2 तरह से व्यास पूछा है, ठीक है ना। एक पूछा है जनरेटर की शाफ्ट पर लगी पुली का व्यास क्या होगा, और पूछा है जब उसमें मोटाई हो और स्लिप 4% हो तो उस अवस्था में पुली का व्यास कितना होगा, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम सब, गिवन डाटा को लिखते हैं। देखिए यहाँ से गिवन डाटा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा बड़ा भी है इस हिसाब से, ठीक है ना। मतलब सोच के हिसाब से फिलहाल मतलब जब इसे लगाएंगे फिलहाल अभी छोटा हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मतलब बझाऊ लग रहा होगा आपको, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, देखिए गिवन डाटा में क्या दिया दोस्तों, किसी इंजन की शाफ्ट इतने आरपीएम पर घूमती है, मतलब इतने आरपीएम, मतलब N1 का मान कितना दिया है दोस्तों, 200 आरपीएम। N1 बराबर 200 आरपीएम, बोलिए इतना समझ पाए। और देखिए पट्टे की सहायता से इस शाफ्ट को द्वारा जनरेटर की शाफ्ट को 300 आरपीएम पर घुमाया जाना है, मतलब N2 बराबर कितना हो गया, 300 आरपीएम। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए और क्या दिया है दोस्तों, देखिए ध्यान से, यदि चालक शाफ्ट पर लगी पुली का व्यास दिया है ना कितना, चालक शाफ्ट पर, चालक शाफ्ट को जानते हैं D1 से प्रदर्शित करते हैं और चालक शाफ्ट को D2 से, ठीक है ना। तो D1 बराबर कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग D1 बराबर 50 सेंटीमीटर। बोलिए इतना भी समझ पाए। और ध्यान दीजिए जनरेटर की शाफ्ट पर लगी पुली का व्यास ज्ञात करना है, मतलब D2 बराबर हमें यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। D2 बराबर यहाँ पर पुट भी करना है। और ध्यान दीजिए जबकि पट्टे की मोटाई, मतलब इसको पुट करना है। अब देखिए T बराबर मतलब थिकनेस दिया है इसका, पट्टे की मोटाई 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्लिप कितना दिया है, मतलब फिसलन 4% हो रहा है, ठीक है। तो जनरेटर पुली का व्यास तब क्या हो जाएगा, जब उसमें थिकनेस और फिसलन दोनों मिला देंगे उसके बाद, ठीक है। ये भी बताना है हमें। तो दोस्तों से लाइट चली गई, बट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस वाले उससे मार्ग से उतना अच्छा नहीं दिखेगा, कल इसे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इतना हमें पता चल गया ना। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग जनरेटर की शाफ्ट पर लगी पुली का व्यास ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग स्लिप और थिकनेस दोनों चीज मिलाकर व्यास बताना है पुली का, तो वो भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, जनरेटर की शाफ्ट पर लगी पुली का व्यास ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए अब लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि मतलब वी नो डैट, ठीक है ना। वी नो डैट मतलब हम जानते हैं कि क्या हुआ दोस्तों, हम जानते हैं कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर 2 आरपीएम दिए हुए हैं और 2 व्यास दिए हुए हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पर थिकनेस भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग वेलोसिटी रेशियो का जो फार्मूला है, वेलोसिटी रेशियो बराबर यहाँ पर लिखेंगे चुंकी करके, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लगेगा कौन सा, N2/N1, ठीक है। N2/N1 इक्वल टू D1/D2
प्लस में करिए, प्लस में करिए, यहाँ पर टी होता है, यहाँ पर भी टी होता है, ठीक है ना। देखिए D1 प्लस टी, D2 प्लस टी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ यहाँ पर फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ऐसे फार्मूला में कब लगेगा, देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रहा है कि देखिए स्लिप की बात किया है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग स्लिप वाला मतलब फिसलन वाला ही फार्मूला लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। बट यहाँ पर देखिए बाद में कह रहा है कि जबकि पट्टे की मोटाई इतनी और स्लिप इतना हो तो पुली का व्यास ज्ञात करो, ठीक है ना। तब जाके हमें परसेंटेज वाला फिर एक बार निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। परसेंटेज रखकर वो वाला फार्मूला से ज्ञात करेंगे हम लोग D2 का मान। अब पहले जो है जनरेटर की शाफ्ट पर लगी पुली का व्यास ज्ञात करेंगे, मतलब D2 का मान पहले ऐसे ज्ञात करेंगे, फिर स्लिप का मान रख के ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये वाला मतलब स्लिप का भी फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये स्लिप का ही फार्मूला है, वेलोसिटी रेशियो N2/N1 बराबर D1 प्लस टी अपान में D2 प्लस टी, ठीक है ना। फार्मूला हम आपको पहले लिखा है इसलिए, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर मालूम चले हाँ कौन सा फार्मूला है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब देखिए N2 का मान यहाँ पर कितना दिया है, मान पुट करिए। N2 का मान 300 दिया है, तो 300 रख दीजिए, हो गया। N1 का मान देखिए कितना दिया है, N1 का मान 200 RPM इक्वल टू, अब देखिए D1 का मान 50 सेंटीमीटर प्लस में T का मान 0.8 सेंटीमीटर अपान में D2 का मान दोस्तों देखिए हमें ज्ञात करना है, तो D2 लिख दीजिए प्लस T का मान 0.8 सेंटीमीटर दिया है, तो 0.8 यहाँ पर भी लिख दीजिए, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, देखिए इस वाले पार्ट को यहाँ पर लाते हैं, इसको यहाँ पर, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ सीधे करवा देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पहले इसको यहाँ पर ले चलिए, देखिए हो जाएगा D2 प्लस 0.8। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए इसको हटाइए, अब देखिए इतना हुआ ना, ये यहाँ पर चला है और यहाँ पर क्या है 200 है इक्वल टू, ये यहाँ पर आएगा, ये यहीं पर आएगा, इसे ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 50.8 हो जाएगा अपान में 300। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब यहाँ से डिवाइड का कंडीशन चलेगा। देखिए 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या निकल के आया, यहाँ पर देख लीजिए सर, देखिए ध्यान से D2 अभी दिखेगा फिलहाल, चलिए यहीं पर देख लेते हैं, प्लस 0.8। बोलिए इतना समझ पाए, 0.8 अपान में, नहीं दोस्तों एक फार्मूला यूज करना है इसलिए यहीं पर देख लीजिए, अभी दिखा देगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा D2 प्लस 0.8 इक्वल टू, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 का पहाड़ा यहाँ पर ले चलिए पढ़िए, देखिए ध्यान से, तो यहाँ देखिए 50.8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16, ठीक है ना, हाथ में है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 दूना 10, इतना हो गया ना, और 5 में 3। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर लिखते हैं, देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इन सब में होगा, तो हो जाएगा पहले 3D2 प्लस 8 त्रिक 24, ठीक है ना, 8 त्रिक 24 होगा, एक स्थान पे 10 होगा, 10 लगा दीजिए। बोलिए इतना समझ पाए, इक्वल करिए 10 1 10.6, इतना हो गया। अब देखिएगा एक चीज, 3D2 प्लस 2.4 इक्वल टू 10 1.6, यही है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ से जो है इसे मत लिखिए, यहाँ से, ठीक है, इसे इक्वल कर दीजिए, यहीं से इसे शॉर्ट कर दीजिए, देखिए इसे इस पक्ष में ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा 2.4, ठीक है। तब देखिए 3D² इक्वल टू कितना निकलेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से इसे घटाएंगे, 6 में से 4 जाए 2 बचेगा, 10 सेम पे लग गया। अब देखिए यहाँ 1 में से 2 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, मतलब 11 में से 2 जाए, 9 2 11 होता है, यहाँ पर बचेगा 9, तो 9 उतर जाएगा ऐसे। बोलिए इतना समझ पाए। तो अब ध्यान दीजिए D2 बराबर क्या निकला यहाँ पर 9.2 अपान में 3, ठीक है ना। इसे चलिए अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, देखिए आएगा 99.2 डिवाइडेड अपन 3, तो दोस्तों आ रहा है हमारा 33, D2 का मान क्या आ रहा है 33.067 आ रहा है, ठीक है ना, 067 देख लेते हैं आंसर में भी, बिल्कुल सही है दोस्तों, वहाँ पर भी 33.07 आया है, ठीक है ना। ये किसका मान है, देखिए व्यास है इसीलिए सेंटीमीटर में निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर में इतना प्राप्त हो गया। बोलिए इतना समझ पाए। तो अब देख लेते हैं हम सब स्लिप का परसेंटेज वाला फार्मूला याद करके, ठीक है ना। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इसमें 2 सवाल पूछा गया है, इसमें ये पहला है और यहाँ से ये दूसरा है, ठीक है ना, यहाँ से नहीं यहाँ से,
यहाँ से दूसरा सवाल, ठीक है ना। क्वेश्चन में भी ऐसे दिया था बट हम उतारे नहीं है। ये दूसरा सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख दीजिए पहले कंडीशन के अनुसार, और यहाँ दूसरे वाले कैसे हैंडल करेंगे देखिए। दूसरा यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। दूसरा तो दोस्तों ये पहला था, ठीक है ना। पहला हम लोग आंसर ज्ञात कर दिए। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन में दिया था बट यहाँ पर हम लिखे नहीं थे, ठीक है ना। दूसरा यहाँ से स्टार्ट है, देखिए स्लिप 4% हो तो, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फिसलन का परसेंटेज वाला फार्मूला लगाएंगे। तब यहाँ पर भी लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम सर, हम जानते हैं कि चूंकि स्लिप परसेंटेज का वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको फार्मूला लिखाए थे। देखिए यहाँ सेम यही इतना रहेगा, n2/n1 इक्वल टू d1/d2 प्लस में t ऐड करिए, ठीक है ना। ऐसे t बनाइए, देखिए t हो गया। अब यहाँ पर कोष्टक में क्या होता है, कोष्टक में होता है 1 - p/100, ठीक है ना दोस्तों। यही होता है इसका फार्मूला, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ से इसका मान यहाँ पर पुट करिए। तो देखिए वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर है ना, ठीक है। n2 का मान पुट करिए यहाँ पर, देखिए n2 का मान 300 दिया है, इसीलिए यहाँ पर लगाइए 300/, n1 का मान 200 इक्वल टू d1 का मान 50 प्लस t का मान दोस्तों 0.8 दिया है, d2 का मान यहाँ पता करेंगे क्योंकि यहाँ पर पुली का व्यास ज्ञात करना दूसरा, ठीक है ना। ये वाला मान यहाँ पर नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ t का मान 0.8, ठीक है ना। t का मान हर जगह सेम रहेगा। 1 - p मतलब परसेंटेज कितना है, 4%, 4 लिख दीजिए अपान में 100। बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिएगा ध्यान से, अब जो दोस्तों हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं फिलहाल, जगह कम है ना इसलिए। चलिए फिर यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर इससे करिए सॉल्व। देखिए इसे उठाकर यहाँ पर ले आते हैं, इसे उठाकर पहले यहाँ पर देखिए ये 0000 कैंसिल, ठीक है ना। अब 3 को यहाँ पर भेजिए, इसको यहाँ पर भेजिए, तो देखिए हो जाएगा d2 प्लस 0.8 अपान में 2 इक्वल टू, इसे ऐड कर दीजिए 50 प्लस 0.8 को, तो कितना हो जाएगा 50.8 हो जाएगा अपान में ये, ठीक है। ये 3 यहाँ पर चला जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कितना होगा, 100 कम 100 मतलब 100 - 4 अपान में 100, कितना हुआ ना। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर d2 प्लस इतना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, इसका यहाँ पर करिए 3d2 प्लस अतिरिक्त 24 मतलब 2.4 हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू इसका यहाँ पर कर दीजिए पहले। तो देखिए 8 दूना 16, हाथ में आया 1। अब देखिए यही वाला आएगा मान, यहाँ पर देखिए लिखे हैं ना हम लोग 10 1 यहाँ पर, ठीक है ना। इतना आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब बचा हमारा क्या, ये वाला पार्ट। तो देखिए 100 में से 4 घटाएंगे, कितना बचता है 96 अपान में 100, 96 अपान में 100 हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, 3d2 प्लस 3d2 रहने दीजिए, ठीक है ना। ऐसे 3d2 इक्वल कर दीजिए। अब इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 101.6 गुणे 96 अपान में 100, ठीक है ना। अब इसको देखिए इधर प्लस में इस पक्ष में जाएगा माइनस में हो जाएगा। बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कैसे। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले ये इतना लिखिए 3d2 इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए मतलब 101.6 गुणे में 96 हो गया। अब देखिए डिवाइडेड अपॉन 100, ठीक है ना दोस्तों। डिवाइडेड 100 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 97.536। बोलिए इतना समझ पाए। देखिए 97.536 आ गया। यहाँ पर माइनस करिए 2.4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3d2 बराबर कितना निकला, यहाँ से माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ से जो हम सब माइनस करते हैं कितना है 97.536 माइनस में 2.4, ठीक है ना। तो देखिए ये निकल के आएगा यहाँ से 95.136। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए इसे यहाँ डिवाइड कर देते हैं मतलब d2 बराबर 95.136 अपान में 3, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना मान आएगा, ये 9 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 9 है, इसे साफ लिख देते हैं। देखिए 9 यहाँ पर 3 से डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आएगा। तो देख लेते हैं हम लोग डिवाइड करके। देखिए डिवाइड करते हैं 3 से।
आ गया दोस्तों D2 बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, शायद यहाँ पर ना दिख रहा हो, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो D2 बराबर कितना निकल गया, आया है आपका 31.712। दिस इज द आंसर दोस्तों। ये भी किस में हुआ लेकिन सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर में कर दीजिएगा, ठीक है ना। और दिस इज द आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे से समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है ना, ये लगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था इसका आंसर, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, ठीक है ना। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और वहाँ पर जो भी चीज दिया रहेगा उस हिसाब से समझिएगा कौन सा फार्मूला यूज होगा, उसी पर बस आपको पुट करना है, बशर्ते दोस्तों आपको ये फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आप ये अच्छे समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसे भी जो है हम सब रफ करते हैं और अब जो है इसका आंसर से दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है ना, बिल्कुल सही आया है टोटल। तो दोस्तों चलिए इसे जो हम सब रफ करते हैं, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को, जो कि वो लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों वही क्वेश्चन रह गया है, ठीक है ना, और हर एक टाइप्स का वैसे आपको कराई दिए हैं, और वही एक तरह का। तो चलिए दोस्तों अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, जो कि इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि 400 mm व्यास की चालक पुली एक अन्य पुली को चलाती है। क्या कर रहा है कि 400 mm व्यास की चालक पुली एक अन्य चालक पुली को चलाती है। यदि चालक तथा चलित पुलियों पर स्लिप क्रमशः 1% और 1.5% है तो चलित पुली का व्यास ज्ञात कीजिए, जबकि VR मतलब वेलोसिटी रेशियो 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि यहाँ पर फार्मूला लगेगा तो स्लिप वाला लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्लिप का यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सीधे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन डाटा को, गिवन डाटा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों इसमें गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है हमारा, देखिए गिवन डाटा हम देखा जाए तो दिया हुआ है, देखिए चालक पुली एक अन्य पुली पर, देखिए चालक का व्यास दिया हुआ है, मतलब D1 बराबर, ठीक है ना, चालक को 1 से प्रदर्शित करते हैं और व्यास D से, ठीक है ना। तो D1 बराबर कितना दिया, 400 mm, बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए चलित पर स्लिप क्रमशः दिया हुआ है, स्लिप देखिए क्रमशः दिया हुआ है, मतलब P1 का मान दिया हुआ है 1% और P2 का मान दिया है 1.5%, ठीक है ना, 1.5% हो गया। तो चलित पुली का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है, चलित पुली का, चलित को किससे प्रदर्शित करते हैं तो D2 से, ठीक है ना, इसका व्यास हमें ज्ञात करना है, जबकि वेलोसिटी रेशियो बराबर मतलब V/I बराबर दिया हुआ हमारा 3। बोले इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों अब जो हम लोग स्लिप वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होगा दोस्तों, जान लीजिए, हम जानते हैं कि स्लिप बराबर मतलब वेलोसिटी, सीधे लिखिए वेलोसिटी रेशियो बराबर, ठीक है ना, वही वाला फार्मूला यूज कीजिएगा बट, ठीक है ना, स्लिप वाला। तो देखिए आप यहाँ पर लिख दीजिए स्लिप की परसेंटेज में स्लिप की दोनों, स्लिप की ऐसे लिखिए, स्लिप की चालक तथा चलित दोनों में परसेंटेज के वेलोसिटी रेशियो बराबर, ठीक है ना, दोनों के ज्ञात कर रहे हैं ना, देखिए P1 P2 दोनों के दिए हुए हैं, ठीक है ना, परसेंटेज। तो इसलिए इसके परसेंटेज बराबर क्या होगा, मतलब वेलोसिटी रेशियो बराबर ये होता है कि N2/N1 इक्वल टू D1/D2, और यहाँ क्वेश्चन में दोस्तों होता है 1 - P1 + P2 अपान में 100, ये होता है ये फार्मूला। चलिए दोस्तों अब सबका मान पुट कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए VR का मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखते हैं, इसलिए VR का मान कितना दिया है 3 ना, तो 3 लिख दिए इक्वल टू, और ध्यान दीजिए N2/N1 का मान कहीं पर दिया है, यहाँ पर N2/N1 का मान नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए इसे क्या करेंगे, इसे यहाँ से हटा देंगे, मतलब छोड़ देंगे इसे, ठीक है ना, जो चीज़ नहीं दिया रहता है देखिए उसे यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है, बस इतना और इतना फार्मूला यूज करेंगे इसमें का, ठीक है ना, क्योंकि इसका मान नहीं दिया इसलिए इसको छोड़ देंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए D1 का मान कितना है,
इतना बात ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक है ना। इसका मान नहीं पता रहेगा तो हटा दीजिएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका, ठीक है ना, ये नियम है। तो देखिए ना से D1 का मान 400 रख दीजिए D1 का मान अपान में D2 का मान ध्यान दीजिए दोस्तों कितना है, ज्ञात करना है हमें, इतना पता हुआ आपको। अब देखिए क्वेश्चन में 1 माइनस P1 का दोस्तों मान देखिए कितना है, P1 का मान दिया हुआ है 1%, प्लस करिए P2 का मान देखिए 1.5% हो गया, 1.5%। अब देखिए ये कैसे ऐसे होता है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे लगा होता है। अब देखिए अपान में कितना है 100 है, तो 100 उतार दें, बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए D2 को यहाँ पर उतार लीजिए, इक्वल टू 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 अपान में 3, ये इतना समझ पाए। तो अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर, ये देखिए 100 यहाँ पर है ना, तो ध्यान दीजिए इससे पहले ऐसे रहने दीजिए, 1 को भी ऐसे रहने दीजिए माइनस, इससे पहले ऐड कर दीजिए 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना, अपान में 100, बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए D2 बराबर क्या है, यहाँ से ज्ञात होगा, यहाँ ज्ञात हो जाएगा 400 अपान 3 है ना, तो इसे ऐसे रहने दीजिए, फिलहाल अभी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। 100 कम 100 माइनस 2.5, ठीक है, अपान में 100, बोलिए इतना समझ पाए। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम सब D2 बराबर, ध्यान दीजिए D2 बराबर क्या निकला 403 है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से 400 अपान में 3। अब देखिए बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 100 में से 2.5 को घटाएंगे कितना आएगा, तो 97.5 आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए 97.5 अपान में 100 है तो 100 लिख दीजिए, बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए 00 से 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो D2 बराबर ध्यान दीजिए 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कीजिए, 5 और 20, ठीक है ना, 5 और 20 कैरी 2 बचा, यहाँ पर 10 लगाए 7 चौक 28 2 30, हाथ में आया 3, 9 चौक 36 36 3, देखिए 9 चौक 36 आया, 36 3 38 36 36 3 39 होता है, ठीक है दोस्तों, देखिए 39 हो गया, अपान में 3 1 जा 3, इतना हुआ ना। तो देखिए D2 बराबर क्या निकला, देखिए 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब 130, मतलब 130 आया, दशमलव के बाद कुछ भी 0 है तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कितना है 130, वो भी किस में आएगा, mm में डाया दिया हुआ है ना, तो mm में। दिस इज द आंसर दोस्तों। आई होप आप ये भी अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए जितने भी फार्मूले थे वो इस रूप के सभी बता दिए, ठीक है, वो भी जितना अभी तक एग्जाम में पूछा था, ठीक है ना, बल्कि वो लंबाई वाला नहीं पूछा गया इसलिए उसे नहीं बताएं, ठीक है ना। बट दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जितना भी हम आपको बताएं, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ताकि आपके एग्जाम में यदि आए तो छूट के मत जाए हाथ से आपके, ठीक है ना, इसीलिए पूरा बेहतर से इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों आज जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है, तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और जल्द ही हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, वो भी 11वां चैप्टर के साथ, ओके। तब तक के लिए दोस्तों आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक आ गया है। तो दोस्तों तो बस इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। और दोस्तों यदि हमारे लेक्चर आपको अच्छे लगे हो तो इसे शेयर सब्सक्राइब एवं लाइक अधिक से अधिक कीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए इसे, ताकि उनको भी पता चले कि ये सारे न्यूमेरिकल उनको भी आ जाए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इसीलिए जहाँ तक हो वहाँ तक आप लोग शेयर कीजिए, ओके। तो दोस्तों तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।